पिछली एक वीडियो में हमने ये वेबसाइट बनाई थी जिसमें बटन क्लिक करने पर हेडिंग का कलर चेंज होता था और हेडिंग शो और हाइड भी होती थी। आज हम इसी वेबसाइट में कुछ बदलाव करके कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। मान लो हम हिसाब रखना चाहते हैं कि यूज़र ने कलर कितनी बार चेंज किया, तो हमने बटन के नीचे एक पैराग्राफ बनाकर उसमें लिख दिया कि कलर 0 बार चेंज हुआ है। अब हमें बस ये करना है कि जब जब कलर चेंज का बटन क्लिक हो तो यहाँ ये 0 की जगह नंबर बढ़ता जाए। बाकी पूरा मैसेज तो सेम रहेगा, बस नंबर बदलना है। तो सबसे पहले हमें इस नंबर को बाकी के पैराग्राफ से अलग करना होगा और इस तरह के काम के लिए हम अक्सर यूज़ करते हैं स्पैन टैग। और इस स्पैन को जावास्क्रिप्ट कोड में आसानी से यूज़ करने के लिए चलो इसे एक आईडी दे देते हैं। और अब सेट कलर फंक्शन में जाकर गेट एलिमेंट बाय आईडी की हेल्प से उस स्पैन को निकाल लेते हैं और फिर डॉट इनर HTML लिखकर स्पैन के अंदर की वैल्यू निकाल लेंगे। स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए प्लस लगा देंगे, पर हमें तो कलर चेंज होने पर वैल्यू को एक बढ़ाना है, तो हम काउंट में एक जोड़कर वापस स्पैन के अंदर सेट कर देंगे। देखो, अब कलर चेंज करने पर काउंट बढ़ रहा है। बस एक प्रॉब्लम है। मान लो हमने रेड बटन क्लिक करके हेडिंग का कलर रेड कर लिया। अब अगर हम रेड बटन दोबारा दबाएं तो हेडिंग का कलर तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि हेडिंग तो पहले से ही रेड है, लेकिन यहाँ काउंट फिर भी बढ़ता रहेगा। पर होना तो ये चाहिए कि काउंट तभी बढ़े जब कलर असल में चेंज हो। इसलिए हमें सेट कलर फंक्शन में कुछ बदलाव करने होंगे। यहाँ हम हेडिंग के कलर में नई वैल्यू डाल रहे हैं, लेकिन ये करने का फायदा तो तभी है जब पुराना कलर और नया कलर अलग हो। इसलिए हम लिखेंगे इफ हेडिंग डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल टू कलर रिटर्न, यानी अगर हेडिंग का कलर पहले से ही नए कलर के बराबर हो तो वापस लौट जाओ। अब नीचे का कोड तभी रन होगा जब किसी अलग कलर का बटन क्लिक किया जाए। देखो, अब अगर कलर पहले से ही रेड है तो रेड बटन कितनी भी बार दबा लो, काउंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। रेड बटन दबाने पर यह फंक्शन कॉल तो अभी भी हो रहा है, पर यहीं से वापस लौट जा रहा है, आगे का कोड रन नहीं हो रहा। चलो यहाँ एक कंसोल लॉग लगाकर देखते हैं। देखो, हेडिंग पहले से रेड है, तब भी रेड बटन क्लिक करने पर कंसोल में सेट कलर स्टार्टेड तो लिखा आ रहा है, यानी फंक्शन तो कॉल हुआ, पर काउंट नहीं बढ़ा क्योंकि ये आगे का कोड रन नहीं हुआ, फंक्शन यहीं से वापस लौट गया। पर एक तरीका ऐसा भी है कि अगर कलर पहले से ही रेड है तो रेड बटन क्लिक करने पर फंक्शन कॉल ही ना हो। इसके लिए हमें बटन को निर्बल करना होगा, या अंग्रेजी में कहें तो डिसेबल करना होगा, ताकि वो कुछ कर ही ना पाए। किसी बटन को डिसेबल करने के लिए यूज होता है डिसेबल्ड एट्रीब्यूट। चलो डिसेबल्ड एट्रीब्यूट लगाकर देखते हैं। मान लो हमने ब्लू बटन पर डिसेबल्ड एट्रीब्यूट लगा दिया। ये देखो, अब ब्लू बटन को कितना भी क्लिक कर लो, ना तो काउंट ही बढ़ रहा है और ना ही कलर चेंज हो रहा है। अगर बटन के क्लिक पर फंक्शन रन होता तो इस कंसोल लॉग की वजह से कंसोल में सेट कलर स्टार्टेड लिखा आता, पर देखो कंसोल में कुछ भी लिखा नहीं आ रहा, यानी ब्लू बटन के क्लिक पर अब फंक्शन कॉल ही नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम डिसेबल्ड एट्रीब्यूट हटा दें तो देखो फिर से ब्लू बटन काम करने लगा। फिर से दोहरा दूं, अगर किसी बटन को डिसेबल करना है तो बस डिसेबल्ड एट्रीब्यूट लगा दो, पर ध्यान रहे डिसेबल नहीं, पूरा डिसेबल्ड लिखना है, यानी आखिर में ये डी लगाना जरूरी है। सर आपने डिसेबल्ड एट्रीब्यूट लिख तो दिया, पर उसे कोई वैल्यू तो दी ही नहीं। बहुत ही अच्छा सवाल है। HTML में डिसेबल्ड एट्रीब्यूट कुछ वैसा ही है जैसे जावास्क्रिप्ट में बुलियन वेरिएबल होता है। जैसे बुलियन वेरिएबल की 2 ही वैल्यू हो सकती हैं, ट्रू और फॉल्स, ऐसे ही डिसेबल्ड भी या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर डिसेबल्ड लिख दोगे तो इसका मतलब डिसेबल्ड एट्रीब्यूट की वैल्यू ट्रू है, और डिसेबल्ड हटा दोगे तो डिसेबल्ड एट्रीब्यूट की वैल्यू फॉल्स है। अभी हमने ब्लू बटन पर डिसेबल्ड एट्रीब्यूट लगा रखा है, लेकिन असल में तो हम ये करना चाहते हैं कि हेडिंग के वर्तमान कलर के हिसाब से बटन डिसेबल हो, यानी जब हेडिंग रेड है
तो रेड बटन डिसेबल हो, और जब हेडिंग ग्रीन कलर की है तो ग्रीन बटन डिसेबल्ड हो। यानी ऐसे पहले से तो डिसेबल्ड एट्रीब्यूट लिखकर नहीं रख सकते। जब जब हेडिंग का कलर बदलेगा, हमें कलर के हिसाब से सही बटन पर डिसेबल्ड एट्रीब्यूट लगाना होगा। तो चलो यहाँ से तो डिसेबल्ड एट्रीब्यूट को हटा देते हैं। जब जब यूजर किसी भी कलर का बटन दबाकर नया कलर सेट करेगा, तो हम नया कलर सेट करने के बाद यहाँ कोड लिखना चाहेंगे उस बटन को डिसेबल करने का। तो चलो कोड लिखना शुरू करते हैं। पहले हमें वो बटन निकालना है जो क्लिक हुआ, और फिर उस पर डिसेबल्ड एट्रीब्यूट लगाना है। पर सवाल है कि वो बटन निकालेंगे कैसे? एक तरीका तो ये है कि बटन का जो भी कलर है उसी नाम की आईडी बटन को दे दो, और फिर गेट एलिमेंट बाय आईडी की हेल्प से उस बटन को निकाल लो जो क्लिक हुआ है। गेट एलिमेंट बाय आईडी को हम पैरामीटर में दे देंगे कलर वेरिएबल। मान लो रेड बटन क्लिक हुआ, तो सेट कलर को पास किया जाएगा रेड, यानी कलर वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी रेड। तो यहाँ हम वो एलिमेंट निकालेंगे जिसकी आईडी रेड हो। ऐसे ही ग्रीन बटन क्लिक होने पर कलर की वैल्यू हो जाएगी ग्रीन, इसलिए ग्रीन आईडी वाला बटन निकाला जाएगा। यानी जो बटन क्लिक हो रहा है वो यहाँ हमें मिल रहा है। अब बस इस बटन को डिसेबल करना बचा है। उसके लिए हमें लिखना होगा बटन डॉट डिसेबल्ड इक्वल टू ट्रू। इस कोड का काम था कि अगर हेडिंग ग्रीन है और दोबारा से ग्रीन बटन क्लिक करा जाए तो फंक्शन यहीं से वापस लौट जाए। पर इस कोड की तो अब ज़रूरत ही नहीं रही, क्योंकि अब तो हम सेम कलर वाला बटन डिसेबल ही कर देंगे। इसलिए चलो इसे तो हटा देते हैं। देखो, हमने रेड बटन क्लिक किया तो हेडिंग का कलर रेड हो गया और काउंटर भी बढ़ गया। लेकिन जब दोबारा से रेड बटन क्लिक कर रहे हैं तो काउंटर नहीं बढ़ रहा, क्योंकि अब रेड बटन डिसेबल हो चुका है। चलो थोड़ी CSS लगा देते हैं ताकि देखकर ही पता चल जाए कि कौन सा बटन डिसेबल्ड है और कौन सा डिसेबल्ड नहीं है। चलो पहले तो सभी बटन्स का बैकग्राउंड स्काई ब्लू सेट कर देते हैं। जब कोई बटन डिसेबल होता है तो ब्राउज़र उस पर डिसेबल्ड सूडो क्लास लगा देता है। यानी हम सेलेक्टर में बटन कॉलन डिसेबल्ड लिखकर डिसेबल्ड बटन पर CSS लगा रहे हैं। तो चलो डिसेबल्ड बटन पर लगा देते हैं बैकग्राउंड लाइट ग्रे और कर्सर नॉट अलाउड। देखो, अब डिसेबल्ड बटन लाइट ग्रे कलर का दिख रहा है, और उस पे कर्सर ले जाओ तो एरो की जगह गोले के अंदर लाइन का सिंबल दिख रहा है। ये सिंबल यूजर्स को बता रहा है कि इस बटन पर क्लिक काम नहीं करेगा। सर, लेकिन एक प्रॉब्लम है। मान लो हमने एक एक करके तीनों बटन दबा दिए, पर अब तो हेडिंग हमेशा ब्लू ही रहेगी, क्योंकि कलर चेंज करने के तीनों बटन डिसेबल हो चुके हैं। अगर हमें हेडिंग को वापस रेड करना हो तो वो तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है। इसलिए हमें एक बार में एक ही बटन डिसेबल करना होगा। यानी जिस बटन पर क्लिक हो वो डिसेबल हो जाए, और अगर कोई बटन पहले से डिसेबल्ड है तो वो वापस इनेबल हो जाए। यानी हमें किसी तरह से वो बटन निकालना होगा जो पहले से डिसेबल्ड है, ताकि हम उसे इनेबल कर पाएं। पर एक तरीका और भी है। क्यों ना हम सारे बटन निकालकर सबको इनेबल कर दें, और जब सारे बटन इनेबल हो जाएंगे तो बस उस बटन को डिसेबल कर देंगे जो क्लिक हुआ है। पर सवाल है सारे बटन निकलेंगे कैसे? एक तरीका तो ये है कि गेट एलिमेंट बाय आईडी की हेल्प से एक एक करके सारे बटन निकाल लो, और या फिर गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम का यूज करो। गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम को पैरामीटर में जो भी टैग नेम दो वो उस टैग नेम के सारे एलिमेंट रिटर्न कर देता है। यानी अगर हम गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम को बटन पास करेंगे तो वो हमारे पेज पर मौजूद सारे बटन रिटर्न कर देगा। एक बार गेट एलिमेंट बाय आईडी और गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम के बीच का अंतर समझ लेते हैं। एक आईडी सिर्फ एक ही एलिमेंट की हो सकती है, इसलिए गेट एलिमेंट बाय आईडी सिर्फ एक ही एलिमेंट रिटर्न करता है। लेकिन सेम टैग नेम वाले एलिमेंट तो कितने भी हो सकते हैं, इसलिए गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम एक एलिमेंट नहीं बल्कि दिए हुए टैग नेम वाले सारे एलिमेंट रिटर्न करता है। इसलिए देखो, फंक्शन के नाम में एलिमेंट नहीं एलिमेंट्स है, यानी कि प्लूरल। चलो कोड लिखना शुरू करते हैं।
हमने गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम की हेल्प से सारे बटन निकाल लिए। गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम HTML कलेक्शन रिटर्न करता है, जो कि कुछ अरे जैसा ही होता है। यानी ऐसे मान सकते हो कि ऑल बटन्स वेरिएबल में सारे बटन्स की अरे स्टोर हो रही है। हमें उस अरे पर लूप लगाकर सारे एलिमेंट्स को इनेबल करना है। तो चलो एक लूप बना लेते हैं जो तब तक चलेगा जब तक कि i की वैल्यू ऑल बटन्स कलेक्शन की लेंथ से कम हो, और फिर लूप के अंदर एक एक करके बटन्स को निकालकर उनके डिसेबल्ड एट्रीब्यूट की वैल्यू फॉल्स कर देंगे। यानी ये कोड सारे बटन्स को इनेबल कर देगा। जो पहले से ही इनेबल्ड थे वो तो वैसे ही रहेंगे, जो इनेबल्ड नहीं थे वो भी इनेबल हो जाएंगे। और फिर ये वाला कोड उस बटन को डिसेबल कर देगा जो अभी अभी क्लिक हुआ है। देखो अब हमारा कोड बिल्कुल सही चल रहा है। जिस बटन को क्लिक करो वो अपना काम करके डिसेबल हो जाता है और बाकी के बटन इनेबल हो जाते हैं। पर चलो कोड को थोड़ा इम्प्रूव करते हैं। हमें उस बटन को डिसेबल करना है जो क्लिक हुआ। उसके लिए हमने हर बटन को सेम वही आईडी दे रखी है जो कलर वो बटन सेट करता है। जावास्क्रिप्ट में गेट एलिमेंट बाय आईडी को कलर देकर हम वो बटन निकाल लेते हैं जो क्लिक हुआ और फिर उसे डिसेबल कर देते हैं। लेकिन ये काम बिना आईडी दिए भी किया जा सकता है, इवेंट ऑब्जेक्ट की हेल्प से। सर, ये इवेंट ऑब्जेक्ट क्या है? जब भी वेबसाइट पर कुछ घटना घटती है तो ब्राउज़र उस घटना की सारी जानकारी इकट्ठी करके एक ऑब्जेक्ट बनाकर उसमें डाल देता है। उस ऑब्जेक्ट को ही इवेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। घटना कुछ भी हो सकती है, जैसे कि यूज़र ने कहीं क्लिक किया या फिर कुछ टाइप किया। मान लो यूज़र ने क्लिक किया तो ब्राउज़र उस घटना की सारी जानकारी एक इवेंट ऑब्जेक्ट में डाल देगा। यूज़र ने कब क्लिक किया, कहाँ क्लिक किया, इवेंट ऑब्जेक्ट में सब होता है। तो हम इवेंट ऑब्जेक्ट में से निकाल लेंगे कि यूज़र ने कौन सा बटन क्लिक किया है और फिर उस बटन को डिसेबल कर देंगे। चलो करके देखते हैं। सबसे पहले तो ये आईडी हटा देते हैं क्योंकि अब इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और फिर सेट कलर को कलर के साथ साथ इवेंट ऑब्जेक्ट भी पास कर देते हैं। हम अब सेट कलर को 2 पैरामीटर पास कर रहे हैं, लेकिन सेट कलर तो एक ही पैरामीटर लेता है, इसलिए हमें सेट कलर में एक पैरामीटर और ऐड करना पड़ेगा। यहाँ हम गेट एलिमेंट बाय आईडी हटा देंगे और इवेंट ऑब्जेक्ट के अंदर से निकालेंगे कि कौन सा बटन क्लिक हुआ है। जो बटन क्लिक हुआ वो स्टोर होता है इवेंट ऑब्जेक्ट की टारगेट प्रॉपर्टी में। फिर से दोहरा दूं, इवेंट डॉट टारगेट हमें क्या देगा? वो बटन जो क्लिक हुआ है। और आगे तो हमने उस बटन को डिसेबल करने का कोड लिखा ही हुआ है। हमने गेट एलिमेंट बाय आईडी हटाकर इवेंट ऑब्जेक्ट यूज कर तो लिया, पर चलो चेक कर लें कि अभी भी वेबसाइट सही चल रही है या नहीं। देखो, रेड बटन क्लिक किया तो वो डिसेबल हो गया और ग्रीन बटन क्लिक किया तो वो डिसेबल हो गया, यानी वेबसाइट सही चल रही है। पर यहाँ एक दो बात समझने वाली हैं। कलर का नाम लिखते समय हमने कोट लगाई हैं क्योंकि वो स्ट्रिंग है, लेकिन इवेंट हमने बिना कोट लगाए लिखा है क्योंकि वो एक वेरिएबल है। सर, हम ये इवेंट वेरिएबल यूज तो कर रहे हैं, पर हमने कहीं इवेंट नाम का वेरिएबल बनाया तो है ही नहीं। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, इवेंट नाम का वेरिएबल ब्राउज़र बना रहा है और उसमें क्लिक की घटना की सारी जानकारी का ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहा है। यहाँ हम XYZ या कुछ और नहीं लिख सकते क्योंकि ब्राउज़र इवेंट नाम का वेरिएबल ही बनाता है, XYZ नाम का नहीं। इसलिए यहाँ तो इवेंट ही लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ हम अपनी मर्जी से पैरामीटर का नाम कुछ भी रख सकते हैं। मान लो यहाँ हमने पैरामीटर का नाम रख दिया घटना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये करना पड़ेगा कि जहाँ पैरामीटर यूज़ किया है वहाँ भी ये नया नाम ही लिखना होगा। बटन के क्लिक पर ब्राउज़र इवेंट ऑब्जेक्ट बनाएगा और वो हमारे सेट कलर फंक्शन को पैरामीटर में मिल जाएगा। जो कलर हम पास करेंगे वो कलर नाम के पैरामीटर में स्टोर हो जाएगा और जो इवेंट ऑब्जेक्ट हम पास करेंगे वो घटना नाम के पैरामीटर में स्टोर हो जाएगा। और हम घटना में से वो बटन निकाल लेंगे जो क्लिक हुआ है और उसे डिसेबल कर देंगे। चलो वेबसाइट टेस्ट करके देखते हैं। देखो, वेबसाइट बिल्कुल सही चल रही है।
इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। कंप्लीट फ्री कोर्स के लिए विजिट करें www.codeyogi.io।